प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार तिवारी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर से हूँ। हम आज कक्षा 9वीं गणित पढ़ेंगे अध्याय 1। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 में है क्या। अध्याय 1 में आपके सामने संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है क्या? इसमें देखिए, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संख्याएं हैं जो कि गिनने के काम में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो देखिए, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसमें जो प्राकृत संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, और 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं गिनने के काम में आती हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। प्राकृत संख्याएं देखें, इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इस पे 1, 2, 3, 4 और इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद यदि इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। तो अब देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आता है? WHOLE, इसलिए इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। वहीं प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसकी वजह से उसमें पहला अक्षर n आता है नेचुरल का, जिससे हम इनको n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये W हो गया। और इसके लिए हमें प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें शून्य को भी शामिल कर लें तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब धीरे धीरे अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य को भी शामिल करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो जो हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं, जिसको कि हम I या Z से प्रदर्शित करते हैं, I या Z इसका संकेत है। I क्यों? I यानी इंटीजर, अंग्रेजी शब्द है, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, उसका पहला अक्षर ये आता है। Z क्यों? Z ये जर्मन भाषा का शब्द जहलन, उससे Z आता है। तो हम I भी लिखते हैं और Z भी लिखते हैं। अब पूर्णांक होते क्या हैं? तो देखिए, पूर्णांक के लिए धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ आगे अनंत तक जाना है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। 1, 2, 3 से लेकर के 0 एक पूर्णांक है जो कि ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और इधर के जो पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसके बाद में आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? तो देखिए, परिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q के रूप की संख्याएं, P/Q जहां के रूप की संख्याएं जहां Q बराबर नहीं है 0 के, और P व Q क्या है? पूर्णांक है। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, के रूप की संख्याएं जहां Q बराबर नहीं है 0 के तथा P व Q पूर्णांक हैं।
ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं 3/2, ऋण 1, ऋण 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप एक ऋण 1/1 लिख सकते हैं, 5 हो गया। इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आगे देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम कुछ पहले प्रश्नावली के कुछ उदाहरण के प्रश्न हल करते हैं और फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 4 खोलें और उसमें उदाहरण नंबर 1 देखें और देखिए, और कारण इसमें पहला प्रश्न देखें। इसमें पहले प्रश्न में उदाहरण नंबर 1 में दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आइए देखते हैं क्या ये कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, आप देखें क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो आपको क्या जवाब होगा इस पे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, यानी जितनी पूर्ण संख्याएं वो सब की सब प्राकृत है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 0 हम देखते हैं कि 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है किंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। फिर दूसरा कथन है, आप लोग पुस्तक में हल किया गया है, उससे आप हल कर लेंगे। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक माने जितने भी आप पूर्णांक देख रहे हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। माने ये ऋण 3 जैसे पूर्णांक है तो ये ऋण 3 परिमेय संख्या है, ऋण 2 भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम प्रत्येक संख्या के बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो वो p/q के रूप की हो जाएगी। जैसे ये ऋण 3 लिखा है, ऋण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 3 को हम लिख सकते हैं ऋण 3/1। तो ये कैसे हो गई, p/q के रूप की हो गई, और जो p/q के रूप की होगी उसे ही तो हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या के बटे के नीचे 1 लिख करके हम उसको प्रत्येक पूर्णांक को कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, बटे के नीचे 1 लिखने का मतलब ये है कि जब ऋण 3 में 1 से भाग दिया जाएगा तो ऋण 3 ही आएगा, यानी बटे के नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग दिया जाएगा। यहाँ ऋण 3 में 1 का भाग देंगे तो हमको ऋण 3 ही मिलेगा, इसलिए हम ऋण 3 को लिख सकते हैं ऋण 3/1। और ऐसा सिर्फ ऋण 3 बस के साथ में नहीं, हम किसी भी पूर्णांक के साथ में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास 2 पूर्णांक है, 2 को भी तो हम 2/1 लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अब देखिए उसके पुस्तक में जो हल दिया है वो ऐसे लिखा है कि यदि m कोई पूर्णांक है, मतलब m बराबर ऋण 3 है या ऋण 2 है, ऋण 1 कुछ भी है, तो m को आप कैसे लिखते हो, m/1 के रूप में लिख सकते हो। इसे घबराना नहीं है, m का मतलब यहाँ पर कोई भी पूर्णांक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न में जो दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कह रहा है कि जितनी परिमेय संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक हैं। क्या ये कथन सत्य है? निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि यह असत्य है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि 3/2 परिमेय संख्या, तो 3/2 परिमेय तो है क्योंकि ये p/q के रूप में है, लेकिन क्या 3/2 पूर्णांक है? तो 3/2 पूर्णांक तो नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती, ये कथन असत्य है। पुस्तक में आपके उदाहरण में दिया 3/5, तो 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। तो ये पहला प्रश्न उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्या है कि उदाहरण 2 को बताने से पहले इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का चौथा। तो हम सबसे पहले 1.1 के चौथे प्रश्न को बता देते हैं और इसके बाद में फिर हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। तो आइए आप लोग प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न खोलें, क्योंकि चौथे प्रश्न को इसी से संबंधित हल करना है, इसलिए मैं चौथे प्रश्न को पहले बता रहा हूँ। आप देखें इसमें
इसमें भी यही बोला गया है कि कौन से कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चौथे का पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो निश्चित तौर पे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए, एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण भी है, दो प्राकृत है दो पूर्ण भी, तीन प्राकृत संख्या तीन पूर्ण भी, चार प्राकृत चार पूर्ण भी। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप अपने उत्तर में क्या लिखेंगे? हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। ये आप इसका कारण लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। बस आपको इतना लिखना है। फिर देखिए, चौथे का दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे करेंगे? देखिए, प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने भी पूर्णांक हैं ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं। क्या ये कथन सत्य है? निश्चित तौर पे देखते हैं कि ऋण 2 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझा देंगे। बस गलत करने के लिए उदाहरण पर्याप्त है। आप लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। लिखना इसमें क्या है? दिया गया कथन असत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। उदाहरण के तौर पे ऋण 2 पूर्णांक है, किंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चौथे का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो फिर गलत है, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हो दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न था 1.1 का चौथा। अब हम आगे कुछ चर्चा करेंगे। दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 2, फिर से आप आइए पेज नंबर 4 पे, उदाहरण नंबर 2 पे। इसमें क्या है? उदाहरण 2 देखें। इसमें आपको करना क्या है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं? देखिए, इसका सीधे हम हल बताते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर 1/1। इसमें हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10/10। और यहाँ पे दूसरा क्या है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसमें भी हम ऊपर नीचे किसका? 10 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20/10। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 10/10 और ये 20/10, इन दोनों के बीच की संख्याएं हमको लिखना है। तो इसलिए 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे जैसे ये 10/10 है, तो ये हो जाएगा 11/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ये सभी संख्याएं 1 व 2 के बीच की कहलाएंगी। अब देखिए, हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। क्योंकि इसके हर बराबर है, मतलब दोनों के हर क्या है? 1 का हर 1, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हम जैसे हमको 5 परिमेय संख्या निकालना, तो ऊपर नीचे हम 5 से 1 बढ़ा के 6 का भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि कहलाएगी। हम 6 का गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं।
तो देखिए यदि आपको द्वितीय विधि से करना हो तो आप इसी उदाहरण को इस तरह से कर सकते हैं। देखिए दूसरी विधि में बता देता हूँ, द्वितीय विधि। इसमें आपको करना ये है कि जो हमने यहाँ पे जो गुणा किया है वो आपको 5 संख्याएं चाहिए, तो आपको 6 का इसमें गुणा करना, इसमें भी। जब आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6/6 और यहाँ आएगा 12/6। अब इसमें 6/6 और 12/6 के बीच की 6/6 तो अंगली क्या होगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमको ये 5 संख्या, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये तरीका तभी वो लागू होगा जब हर समान हो। यदि हर अलग अलग हैं तो पहले हम दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है? तो आप क्या जवाब देंगे इसमें? देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आप लोग देखें तो 1.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? शून्य बराबर 0/1। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, p/q के रूप में लिख लिया। ऊपर p का मान 0 है, q का मान 1 है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो कैसे इस प्रश्न को करते हैं? देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग इसको लिख लें। तो देखिए दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में हमको क्या करना है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताना है। तो देखिए यहाँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। इसमें ऊपर 6 परिमेय संख्याएं निकालना तो ऊपर नीचे 7 का गुणा कर लेते हैं। और तो ये इस तरह से 7 × 21/7 हुआ। और दूसरी संख्या क्या है, 4 को हम 4/1 लिख लेते हैं और इसमें भी ऊपर नीचे 7 का गुणा करते हैं। ये 7 × 4 = 28/7 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमें चाहिए, तो इसलिए 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से ये 6 परिमेय संख्याएं आपको 21 से 28 के बीच में लिखना और बटे के नीचे 7 ही लगाना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इसका तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। कैसे करेंगे इसका तीसरा प्रश्न? देखिए तीसरे प्रश्न में 3/5 और 4/5 है। इसमें आपको जो है 3/5 और 4/5 के बीच आपको कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये है आपके पास में तीसरा प्रश्न। यहाँ पे आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना। तो आप 6 का गुणा करिए, 5 निकालना तो 1 बढ़ा के, हर समान है, दोनों के नीचे जो है 5 है, 3/5, 4/5, दोनों के नीचे 5 है। तो ये 3/5 में हमने किसका गुणा किया, 6 का गुणा। क्यों 6 का गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमको 5 संख्याएं बीच में चाहिए। तो ये कितना होगा, 6×3 = 18/30 हो जाएगा। इसमें भी ये जो 4/5 है इसमें भी हम 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24/30। अब क्या होगा, इसलिए 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं।
कौन सी होगी? 19/30, ये हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपके सामने कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 5 परिमेय संख्याएं। ये 3/5 और 4/5 के बीच हैं। तो ठीक है, चौथा प्रश्न हमने पहले बता दिया। अब इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अगले वीडियो में